प्रणाम, नमस्कार। कैसे आप लोग हैं भाई? आइए वार्ताक्रम आगे बढ़ाया जाए। अब बस तुम भाव भाव की बात कल ही करेंगे, आज मोती की बात करना की बात पत्थरों की चल रही थी ना। एक जातक मित्र ने पूछा था कि पत्थर कैसे काम करते हैं, किन ग्रहों का कौन सा पत्थर होता है, किस उंगली में कैसे पहनाया जाता है, तमाम। खैर आइए क्रमवार उसका उत्तर देते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था माणिक के बारे में। ग्रहों की श्रेणी में सबसे पहले हमारे सौर मंडल के जो स्वामी सूर्य है उसकी बात आती है और उनका पत्थर है माणिक्य। चलिए, अब उनके बाद जो नंबर आता है उसको चंद्रमा कहते हैं। वैसे भी कहा जाता है सूर्य प्राण है, प्राण ऊर्जा है, और चंद्रमा मन है। दोनों पूरक एक दूसरे के हैं। बिना चंद्रमा के, बिना मन के प्राण ऊर्जा संचरित नहीं कही जाएगी, फंक्शन ही नहीं कहा जाएगा। मन हमारे मस्तिष्क का प्रमुख सहायक है, प्रमुख कंपोनेंट है। जो सुख दुख की अनुभूति जीवन में है वो मन के द्वारा ही तो है। अतः जहां 5 नंबर सूर्य को दिया गया, वहीं 4 नंबर की राशि चंद्रमा को दे दी गई। एक पौराणिक कथा है कि पहले ये हुआ कि भाई जो केंद्र का मालिक होता है, जो सरगना होता है, जो राजा होता है, वो मध्य में होता है ताकि सबको नियंत्रित कर पाए, कंट्रोल कर पाए। तो कभी ये 10 अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक गिना जाए कितने हुए? 10 अंक हो गए। अब 10 अंकों की जो बीच की संख्या वो 5 नंबर है। 0 से लेके 4 तक 5 हो गया, और 5 से लेके 9 तक फिर 5 हो गया। और तो उस 5 का मालिक सूर्य को रखा गया। भाई राजा है, केंद्र में रहेगा तो सबको संभाल लेगा। सूर्य ने अपने एसोसिएट को, अपने पूरक को, कंपोनेंट चंद्रमा को, जो प्लेनेट कम है, तारा ज़्यादा है, बड़ा करीब है, उसे अपनी बगल की राशि 4 नंबर दे दिया। चलो भाई 4 को तुम संभालो मन के मालिक, और बाकी सबके मालिक मैं संभालूंगा। अब इसी क्रम में बारी बारी ग्रहों की बारी आई। सबसे पहले ग्रहों में बुध देव की बारी आई। बुध कह रहे भाई महाराज सूर्य कुछ हमें भी देंगे? हाँ बिल्कुल भाई, जो मेरे बाद वाली राशि है 6 नंबर, मैं 5 में हूं तो 6 ले ले। ठीक बात है। चंद्रमा के पास बुध का कहा था आप भी कुछ मुझे दीजिए। चल कहा मुझसे जो पहले वाली राशि है 3 नंबर, मैं 4 में हूं, तू 3 ले ले। चंद्रमा ने 3 दे दिया और सूर्य ने 6 दे दिया। मैंने बुध को 2 राशियां, 3 मिल गया और 6 मिल गया। अब शुक्र की बारी आ गई। कहा रे भाई मैं पीछे क्यों रहा है? शुक्र महाराज पहुंचे, उन्होंने कहा कि महाराज हम पर भी कृपा करिए, हमें भी कुछ राशि, कुछ स्थान दीजिए। हाँ भाई ठीक है, 6 तो मैंने दे दिया है, अब उसके बाद 7 आता तो 7 ले ले। शुक्र को तुला मिल गया, सूर्य ने शुक्र को तुला दे दिया। चंद्रमा ने कहा चंद्रमा भाई देखो हम 3 तो दे चुके हैं, 2 खाली है, तो 2 ले ले। तो 2 नंबर शुक्र को मिल गया और 7 मिल गया, वृक मिल गया और तुला मिल गया। फिर मंगल ने कहा यार सबको तो बांट रहे हो, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, ग्रहों में सेनापति हूँ, परम मित्र हूँ आपका, मुझे कोई स्थान नहीं दिया? कहा अरे बिल्कुल भाई, हम इससे आगे हम 6-7 तो दे चुके हैं, पर 8 खाली है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 8 आप नंबर ले लो, वृश्चिक ले लो आप। चंद्रमा ने कहा हाँ भाई, चंद्रमा का आप भी दीजिए। चंद्रमा कहा हाँ भाई मैंने 3 दे दिया, 2 दिया, 1 खाली, 1 ले लो आप। तो मंगल को 1 मिल गया, 8 मिल गया, यानी मेष मिल गया और वृश्चिक मिल गया। अब आचार्य बृहस्पति की बारी आई। वो तो मांगने वाले हैं नहीं। उनका अरे भाई वो शांत बजे, कहा अरे भाई मैं कहाँ रहूँगा? हाँ भाई आप तो आचार्य हैं, और आचार्य काम है सुरक्षा, और सबसे खतरा कहाँ होता है? अंत वाली जगह पर। जहाँ चीज़ों का अंत होता वहीं बड़ी मनहोशियत, मायूसियत होती, निराशा होती। भाई कहा वो शुभता, जहाँ अशुभता वहाँ आप शुभता पैदा कर देंगे, अतः आपको दे दिया जाए। तो क्या कहा देखो 8 दे चुके हैं, 9 जो अंतिम गिनती हमारी है उसको आप ले लीजिए। 9 दे दिया बृहस्पति को। फिर चंद्रमा के पास पहुंचे, उनका मैं तो सब दे चुका हूँ, 3 दिया, 2 दिया, 1 भी दे दिया। अब 1 के पहले तो या तो 0 है या तो 12, आप 0 ले लीजिए या 12 ले लीजिए, दोनों एक ही नाम है। 0 भी कहते हैं 12। 0 माने आकाश का मालिक, आप आकाश के अधिपति बन जाइए। तो 12 दे दिया और यहाँ इन्होंने 9 दे दिया। फिर बारी शनिदेव की आई। क्या मुझे बताओ भाई? अरे तो सब बढ़ चुका है, अब तो कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। कहाँ?
कहा चलिए अब 9 के बाद 10 आता है, 1 और 0, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, आप 10 ले लीजिए। चंद्रमा ने कहा ठीक है भाई, मैं तो 12 दे चुका हूँ, अब 11 है वो आप ले लीजिए। इस तरह से इन 12 राशियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ग्रहों में बंटवारा हुआ क्रमशः। आई बात हो रही थी चंद्रमा की, बात क्यों हो रही थी? इनका जो पत्थर उसको मोती कहते हैं, पर्ल कहते हैं। मोती क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों पहनाया जाता है, चंद्रमा करता क्या है? मैंने कहा कि ग्रहों का जो कार्यशैली है, जो कार्य पद्धति है, वही पत्थर की उपयोगिता है। अब चंद्रमा की कार्यशैली क्या है, उपयोगिता क्या? मैंने कहा चंद्रमा मनाधिपति है, जलाधिपति है। हमारे संपूर्ण भूभाग पर देखा जाए तो पृथ्वी की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज्यादा है। शरीर में देखा जाए तो जल की मात्रा सर्वाधिक, बाकी मात्रा बहुत कम है। वहां चंद्रमा है, चंद्रमा मन का मालिक है। कहा मैं जलाधिपति हूं, और कर्क एक जलीय राशि है। कैसा है? कहा चर, निरंतर बहने वाला शुद्ध जल हूं मैं उसका अधिपति हूं। उस राशि के पास 3 नक्षत्र होते हैं। पुनर्वसु का सबसे अंतिम चरण, पुष्य का 4 चरण, अश्लेषा का 4 चरण। ये पुष्य, पुनर्वसु, अश्लेषा क्या होता है? पुनर्वसु का तात्पर्य है पुनर्वास, किसी टूटे मन को फिर से उठा देना, निराशा से उत्साह में कन्वर्ट कर देना, उत्साहजन्य कर देना, बिगड़े कार्य को बना देना, उसको ही पुनर्वास कहते हैं भाई। और पौष्य, पुष्य बड़ा, जिसके पास बड़ी विनम्रता हो, बड़ा हम्बलनेस हो, बड़ा विनम्र हो। पुष्य माने विनम्रता, हम्बल, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का क्लाइमैक्स। और कहा श्लेषा, श्लेषा जो श्लेष्मिक ठंडी होता, श्लेष्मा आप जानती हैं। अश्लेषा जो हमें शीत रोगों से बचाए, जो हमें श्लेष्मा के रोगों से बचाए, जो श्लेष्मा रहित बनाए हमें। अंग्रेजी में बच्चों को इन्फॉन्ट कहते हैं, और बचपन की अवस्था का जो मालिक ग्रह है उसको चंद्रमा ही कहते हैं। बच्चों को चंद्रमा की वानियां बहुत हुआ करती थी। हमारी आम माताएं बच्चों को गले में चांद वाद पहना दिया करती थी। वो चांदी का चंद्रमा बनवा लिया, बच्चे गले में पहना दिया कि भाई चंद्रमा सुरक्षा बहुत जरूरी है, चंद्रमा देव सुरक्षा करे बच्चे का, यही मालिक है वन पाठ के। और इसको जो राशि दी गई, कहा जब सूर्य को 1 नंबर दे दिया गया कि सूर्य 1 में उच्च का होता है, मेष, तो चंद्रमा को 2 दे दिया गया, चलो तो 2 में उच्च का हो जाए वृक राशि। घर का अधिपति है और वृक इसको बड़ा प्रिय अंक है, प्रिय राशि है। वहां भी जो नक्षत्र हैं वो कृतिका है, रोहिणी है, मृगशिरा है। कृतिका का तात्पर्य ही होता कृति, क्रिएशन, रचना। बिना मन के कोई रचना संभव ही नहीं है। मन ही प्रथम रचनाकार है जीवन का। रोहिणी, रोहिणी यहां बड़ा रस पूर्णता है। बिना रस के कोई सरस रचना हो नहीं सकती ना। और मृगशिरा, ध्यान से देखिए, मृग को, हिरण को, उसके सिर को देखिए, कितना आकर्षक है, कितने चंचल नेत्र वाला है। तमाम कभी कभी स्त्रियों के नेत्रों की तुलना करते हैं मृग नयनी, यानी जो मृग का नेत्र है वो बड़ा चंचल है, बड़ा आकर्षित है। एक मिथुन मिला, एक वृक मिल गया, वृक गायन मिल गया इसको, तो कहा जो बड़ा आकृष्ट कर लेने वाला है, जिसके नेत्र बड़े खींच लेने वाले हैं, उसका नाम चंद्रमा है, वो वृक राशि है। आइए अब इसका पत्थर मोती चुना गया। मोती बनता कैसे है? मोती पानी में बनता है, समुद्र में बनता है, खाड़ियों में बनता है। गर्मी की आतप से परेशान एक सीप नाम का जीव होता है, वो अपने पार्ट को खोल लेता है। वो बिल्कुल कवर्ड होता है, ऊपर भी एक कवर होता है, बड़ा टाइट हार्ड होता है, नीचे भी होता है। आपने कछुआ देखा होगा ना, कश्यप, उसका बहुत हार्ड होता है और सीप का कम हार्ड होता है, लेकिन वो कवर्ड होता है।
वो गर्मी पाके खुल जाता है जब मैच्योर होता है, और शायद वो उत्सुक है कि उसको पानी मिल जाए। और जब बरसात की शुरुआत होती है, जब प्रारंभ में वर्षा होती है ना, मिथुन संक्रांति जब आती है, तो वर्षा की जो शुरुआत होती है उसमें जब पानी बरसता है ऊपर से और वो उस खुले हुए मोती में सीप में गिर जाता है, जैसे पानी पाया सीप फिर बंद हो गया अपना, वो ऑटोमेटिक फिनोमेना है। वो बंद हो गया तो जो मोती है उस पर सीप की लेयर चढ़ने लगी, और वो लेयर चढ़ते 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 एक पत्थर बन गया जिसको मोती कहा गया। अब ये मोती भी कई किस्म का होता है, बड़ा महंगा बशरा की मोती, सिलोन की मोती, आम मोतियां। अब तो मोतियों की खेती भी होने लगी है भाई, मोतियों का पैदावार भी होने लगा है। अब जो जिसकी परतें बहुत मजबूत होते हैं, बड़े इफेक्टिव, उससे उसका दाम बढ़ गया। और बड़ा सही बेस ऑफ कैल्शियम है, खासतौर आप कैल्शियम के 2 पार्ट बड़े स्ट्रांग हुए पत्थरों में मिल जाते हैं। एक का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, एक का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मोती से मिल जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो मूंगे से मिल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है मोती से। इतनी नहीं, ये बड़ा औषधिपूर्ण है। आयुर्वेद में देखिए कि कितनी अच्छी औषधियां बनती हैं। मुक्ता पिष्टि, मुक्ता सुक्ति पुष्टि, मुक्ता रसपरपटी, तमाम दवाएं बनती हैं। जो रोगी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, जिनमें बहुत एंजाइटी बेचैनी होती है, उनकी बेचैनी कम करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, स्लेस्मिक ड्राइनेस को कम करने के लिए, सेप्टिसीमिया से बचाने, निमोनिया से बचाने के लिए मोती के भस्म का बड़ा प्रयोग आयुर्वेद में होता है। अब ज्योतिष ने इसके प्रयोग को कैसे परखा, कैसे प्रिस्क्राइब किया? कहा हाँ भाई, इसने एक उंगली पकड़ा कि देखो भाई एस्ट्रोपामिस्ट्री ने चंद्रमा को कहाँ स्थान दिया है, तो आप ज्योतिष की बात कर रहे हो, कर्क है, वृक है, हमारी उंगलियों में इसका स्थान कहाँ है? हम कहा देखो भाई, जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं या जो मजबूत चौकीदार होते हैं जीवन के या किसी भी चीज़ में, उन्हें पहला और पीछे वाला पार्ट दिया जाता है कि चोरी का डर 2 ही जगहों से है। एक तो जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, आदौ, आदि में कोई दिक्कत न हो, या अंतौ, अंत में। ये 2 बड़े सेंसिटिव होते हैं जीवन का, आदि और अंत। तो जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको हम स्मॉल, कनिष्ठा उंगली कहते हैं। उसके 3 पोर होते हैं, तो जितनी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं उनको उसमें स्थापित किया गया है। कौन सी राशियां पृथ्वी तत्व की भाई? पहली राशि का नाम है वृक्ष, 2 नंबर, जो चंद्रमा को बड़ा प्रिय है। फिर है कन्या, 6 नंबर, फिर मकर है। ये कानी उंगली की तीनों पोरों में 3 राशियां हमारी हैं। अब अगर मान लो कि किसी बच्चे को या ऐसा मौसम चल रहा कि चेचक का आक्रमण होने वाला है, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मिजल्स निकल गया, बच्चे को निकलना सीजन निकला बच्चों को, तो हमारी माताएं या हमारे वैद्य लोग छोटी छोटी मोतियों को की पिष्टी बना के, चूर्ण बना के, शहद मिला के बच्चों चला देते थे, और बिल्कुल गारंटी था कि उनको चिकन पॉक्स नहीं होगा, मिजल्स नहीं होंगे, चेचक का अटैक नहीं होगा, स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। बड़ा अच्छा बचाव कर लेता था। अब ये छोटी उंगली में मोतियों को पहनाया जाता है, क्योंकि अगर उंगली के ऊपर के भाग को देखें, अगर थोड़ा पामिस्ट्री पढ़े, एस्ट्रोपामिस्ट्री पढ़े, तो कानी उंगली जो जड़ है ना, इसको हम कहते हैं द माउंट ऑफ द मरकरी। ये हमारा बुद्ध पर्वत है मरकरी, और ठीक ऊपर चले जाएं, यहाँ जाइए, इसे कहते हैं माउंट ऑफ द मून, जो बड़ा उभरा हुआ है। ये दोनों बड़े उभरे पार्ट हैं, माउंट ऑफ द वेनस एंड माउंट ऑफ द मून, चंद्रमा। अब जो मोती है वो छोटी उंगली में पहनाया जाता है, बिल्कुल माउंट ऑफ मून के सामने, जहां नीचे मरकरी है। ये मरकरी और मून बड़ा कंट्रास्ट है, कि जो बुध है, इसे कहा गया है तत्सुतः, किसका सूत्र है? कहा है ये चंद्रमा का पुत्र है। जैसे पौराणिक ग्रंथों में शनि सूर्य का पुत्र है, उसी का जो चंद्रमा वो बुध का पुत्र है। पर यहाँ पिता पुत्र में बनती नहीं, ठनती नहीं, दोनों विपरीत हैं।
ये दोनों का रोल ना, सबसे पहली जो चौकीदारी है वो हमारे ईएनटी ज्वाइंट पर है। यहाँ दोनों चौकीदार बड़े काम करते हैं। जो मरकरी नाम का प्लैनेट है पृथ्वी तत्व का प्रमुख मालिक है। अतः हमारा जो नदल सिस्टम है उसको कहते हैं सेंसरी ऑर्गन में हमारा नाक, घाड़ा, इसकी चौकीदारी कौन करता है? कहा हमारा बुध नाम का प्लैनेट। जब भी चौकीदार कमजोर था तभी इन अंगों में कोई तकलीफ होती है, और ठीक हो गया तो बॉडी का स्वयं एयर कंडीशन अच्छा काम कर रहा है, भाई नाक अच्छा काम कर रहा है, वो कार्बन को निकाला, ऑक्सीजन को ले रहा है, खींच पा रहा है। कहा चंद्रमा, कहा जलाधिपति है, मुखाधिपति, कहा हमारे मुंह का मालिक है, माउथ, दोनों जुड़े एक दूसरे से भाई। ईएनटी ज्वाइंट तीनों मिलकर रहे हैं बिल्कुल गले के अंदर। मुंह के नीचे जाइए तो वही ईएनटी का ज्वाइंट है, नाक कान गले का ज्वाइंट वहीं पर है, मुख माउथ वाले पार्ट पर। इसका मतलब अगर मान लो किसी कुंडली में बुध नाम का ग्रह ज्यादा मजबूत हो गया तो मोती पहना देंगे, बड़ा कमजोर तो पन्ना पहना देंगे। लेकिन मोती सामान्यतया 3 गुण होते हैं। एक तो पित्त सामक होता है, पित्त को शांत करता है, ठंडा होता है, कामिंग होता है, और श्लेष्मा से बचाव करता है, निमोनिया से हमारा बचाव करता है। मन का मालिक है, मन को शुद्धता देता है। पर ध्यान रहे, अगर चंद्रमा बड़ा मजबूत तो मोती नहीं पहनाया जाता है। ये बड़ा मजबूत कब होता है? प्रत्येक माह में आपने पूर्णिमा सुना, पूर्णमासी आता, अमावस्या आता ना। जो पूर्णमासी है वो महीने का मीड है। हमारे यहाँ महीने की जो शुरुआत होती है ना वो उजाले शुक्ल पक्ष शुरू होता है। आधा चैत, आधा बैसाख चैत का महीना, आधा बैसाख, आधा जेठ बैसाख का महीना, आधा ज्येष्ठ, आधा साढ़ ज्येष्ठ का महीना, आधा आषाढ़, आधा सावन आषाढ़ का महीना, आधा सावन, आधा भाद्रपद भादो सावन का महीना, आधा भाद्रपद, आधा अश्विनी भादो का महीना, भाद्रपद का महीना, माने सुख शुरुआत। यानी जो पूर्णिमा वो बीच का है, मिडिल पार्ट है, क्लाइमैक्स, उसे फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णतः जैसे जीवन की पूर्णता क्या, जवानी, हमारे व्यक्तित्व का जो असली उभार होता है वो हमारी युवावस्था में होता है। उसी प्रकार जो महीने का मीड है 29 दिनों का, उसे 15वां दिन कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी इसे पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा बड़ा मजबूत होता है, तब मोती की आवश्यकता नहीं होती है, तब मोती नुकसान भी करेगा, फायदा नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा गया ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और कैसा जल है चंद्रमा का, बड़ा खारा भाई, सोडियम सॉल्टेड, वो समुद्र के जल की बात जहाँ ज्वार और भाटा पैदा होता है। जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा पैदा होता है उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ये जो चंद्रमा रूप में जल है, जो सोडियम सॉल्टेड वाटर है, इसमें वैसे उद्वेलन पैदा होता है। कभी विड्रॉल, कभी सिकुड़ जाता है, कभी बड़ा फैल जाता है। अतः अमावस्या का जन्म हो, चंद्रमा बड़ा कमजोर हो जाए, बड़ा वीक हो जाए व्यक्ति का, तो मोती फायदेमंद होता है। और बच्चों के लिए तो मोती बहुत ही फायदेमंद होता है। इस नाते ये पत्थर बहुत फायदेमंद है। छोटे बच्चों को इसका लॉकेट बनवा के गले में पहना दिया जाता है, और बड़े लोगों को तो छोटी उंगली में स्मॉल फिंगर। मोती के बहुत सारे गुण हैं। मानसिक स्वास्थ्य करने में, ठीक करने में उसकी बड़ी सहायता होती है। हाँ, इसका सचूर भी होता है, इसको हम मून स्टोन कहते हैं। आई बात ना। अतः मोती बहुत फायदेमंद है। इस प्रकार हमारे पत्थर हमारे शरीर में काम करते हैं। आइए अब बात आगे बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड में मंगल मूंगा की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।